हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का सीबी विकल आर्ट क्लासेस में। एक बार फिर से समाज शास्त्र का एक नया मॉडल पेपर आप सभी के सामने लेकर आए हैं। ऑफिशियल मॉडल पेपर है, आप इसे जरूर से जरूर तैयार करें। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाएंगे इसी मॉडल पेपर से। डायरेक्ट आपके छपने वाले हैं क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश वगैरह दिए गए हैं। निर्देश इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार ज़रूर देखें क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है और उसी की तर्ज पे आपको पेपर देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, पहला फैक्ट ही पॉइंट लिखा गया है। यानी एक भी क्वेश्चन दोस्तों छोड़कर नहीं आना है, चाहे आए या ना आए, कुछ ना कुछ बना के जरूर लिखना है। आगे इसमें है कि प्रश्नों के जो अंक हैं उनके सम्मुख अंकित हैं। आपको यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद 11 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसका उत्तर आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। फिर 21 से लेकर 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। और फिर वो 27 से लेकर 29 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर जो है यहाँ पे आपको 150 शब्दों में देना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिशा निर्देश में दिया गया है, इसको फॉलो करना होगा। और आइए बात करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन की, जिसमें 1 से लेकर 10 तक जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और इसका आपको अंक जो मिलेगा वो 1 अंक आपको मिलेगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने कि राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है। जातिवाद, संप्रदायवाद, उपनिवेशवाद या फिर समाजवाद। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा उदय का कारण इसमें उपनिवेशवाद होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति की विशेषता नहीं है। सामान्य भाषा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या फिर जजमानी व्यवस्था। तो इसमें जो जजमानी व्यवस्था है ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनजाति की अपना एक सामान्य क्षेत्र होता है, सामान्य नाम होता है, उनकी अपनी भाषा होती है, उनका अपना जो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो इसमें आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को अपने स्तर पर कैसे कम कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो यहाँ पे है कानून लागू करके, संविधान संशोधन करके, लोगों को जागरूक करके, जेल भेजकर। कैसे कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करके हम जो है महिलाओं से जो भेदभाव हो रहे हैं वो दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूचना का अधिकार, जिसे आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। आरटीआई सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था। 2000, 2005 में, 2010 में या फिर 2015 में। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा 2005 में आरटीआई आया था। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सा नगरीकरण का प्रभाव नहीं है। संबंधों की औपचारिकता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता या फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा, एकांकी परिवारों में वृद्धि या सामाजिक विजातीयता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा वाला, इसमें करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक संबंधों की प्रधानता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि भारत में सामाजिक संरचना परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। ब्राह्मणवाद, जातिवाद, उपनिवेशवाद या फिर संप्रदायवाद। जिसमें सही जवाब आपका हो जाएगा उपनिवेशवाद। सामाजिक संरचना परिवर्तन का प्रमुख कारण माना जाता है उपनिवेशवाद। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि आप राजनीतिक दल के सदस्य होते तो आपके प्रमुख कार्य क्या होते। जनमत का निर्माण करते, जनता से बातचीत करते, सरकारी नीतियों को प्रचार प्रसार करते, उपयुक्त सभी। तो इसमें यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि यदि आप कृषक होते तो अपनी आय बढ़ाने हेतु निम्न में क्या आप प्रयास करते। पहला है उन्नत बीजों या फिर खाद्य सिंचाई के नई साधनों का चयन करते, देसी बीजों खाद्य सिंचाई के परंपरागत साधनों का चयन करते, कृषि के परंपरागत साधनों का चयन या फिर गैर नकदी फसलों का चयन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका उन्नत बीजों खाद्य सिंचाई के नए साधनों का चयन किया जाता ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो और पैसा यानी आय जो है अधिक से अधिक बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 9वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में
में निम्न में से किससे अंतः संबंधित है? तो यहाँ पे वैश्विक बाजार, तकनीकी व प्रौद्योगिकी, भाषा एवं संस्कृति, उपरोक्त सभी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि खरीदारी के समय व्यतीत करने का साधन माना जाता है। व्यतीत करने का साधन माना जाता है साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल, उपभोग में, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो शॉपिंग जो मॉल होता है यही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न की। सिंपल आसान शब्दों में आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 25 शब्दों में आपको आंसर देना है। 3 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के उदय के 2 कारण लिखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए, धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र निर्माण में सहायक है, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके बोर्ड में छप जाएगा, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे उत्तर कैसे लिखेंगे आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के उदय के 2 कारण लिखिए। आप उत्तर पहले लिखेंगे राष्ट्रवाद, इसमें हेडिंग बना के पहले राष्ट्रवाद के बारे में आप लिखेंगे, तब आपको 1 नंबर यहाँ मिलेगा। फिर 2 कारण पे यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यानी 3 नंबर आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद में लिखेंगे राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। 1 लाइन में परिभाषा लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर हेडिंग डालेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण। इसमें क्या कारण है? विदेशी शासन का विरोध करना, पहला पॉइंट। दूसरा समान संस्कृति व इतिहास, ये इसके जो है 2 कारण हो जाएंगे। इस प्रकार से आप पूरा लिख देंगे, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए, यह राष्ट्र निर्माण में सहायक है, इसके 2 तर्क लिखिए। तो ऐसे इसका भी आंसर देना है। पहले आप धर्मनिरपेक्षता हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता राज्य के सभी धर्मों को समान मानता है, यानी कोई भी धर्म हो, भारतीय संविधान नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो उसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अब इसके राष्ट्र निर्माण में 2 तर्क यहाँ पे लिखेंगे। पहला है धार्मिक समानता बढ़ती है, दूसरा राष्ट्रीय एकता भी बढ़ती है। ये 2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण क्या है, भारतीय समाज पर 2 प्रभाव लिखिए। तो पहले ऐसे ही आप औद्योगिकीकरण हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की प्रक्रिया को औद्योगिकीकरण कहा जाता है। अब भारतीय समाज पर इसके 2 प्रभाव, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारतीय समाज पर इसके 2 प्रभाव। पहला पॉइंट, इससे रोजगार बढ़ता है, औद्योगिकीकरण होगा तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, संयुक्त परिवार यहाँ पे टूटे हैं, यानी सभी लोग जो है अब गांव से निकल कर कहाँ जाते हैं, शहर में जाते हैं, और शहर में जब जाते हैं तो एकल परिवार की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, और जो संयुक्त परिवार गांव में रहता था वो टूटकर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके सामने है। भारत में भूमि सुधार क्या है, ग्रामीण समाज में 2 परिवर्तन बताइए। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे भारत में भूमि सुधार, इसमें लिखेंगे जमींदारी जैसी शोषणकारी व्यवस्था समाप्त करना ही भूमि सुधार कहलाता है। अब इसके 2 जो है आप परिवर्तन लिखेंगे कि ग्रामीण समाज में 2 परिवर्तन। पहला, किसान की जो स्थिति थी वो सुधर गई है। दूसरा पॉइंट, जमींदारी प्रथा जो है वो समाप्त हो गई है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है उदारीकरण का अर्थ बताइए और समाज में उदारीकरण का क्या प्रभाव है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे उदारीकरण हेडिंग डाल के सरकारी नियंत्रण को कम करना या कर में उदार होना उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, कर यानी टैक्स में जो छूट मिलती है वही आपको उदारीकरण कहलाता है। अब इसके ग्रामीण समाज में ये 2 प्रभाव क्या हैं, तो बाजार में सुविधा बढ़ी है और निजी कंपनियों की भी इसमें जो है भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि कह रहा है कि मजदूर संघ क्या है, हड़ताल व तालाबंदी में 2 अंतर बताइए। तो पहले आप मजदूर संघ के बारे में लिखेंगे, मजदूरों का संगठन ही मजदूर संघ कहलाता है। जो मजदूर होते हैं उनका संगठन जो गुट होता है, जो समूह होता है, उसी को मजदूर संघ कहा जाता है। अब हड़ताल और तालाबंदी में कैसे अंतर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए
देखिए हड़ताल जो होता है वो मजदूर करते हैं और तालाबंदी जो होता है वो मालिक करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कंपनी है, ठीक है, अब उस कंपनी में देखा जाए तो कंपनी का जो मालिक है, कोई भी अगर घटना घट जाती है तो कंपनी में अगर ताला लगा देता है वो, ठीक है, कंपनी में अगर वो ताला लगा देता है तो उसे तालाबंदी कहा जाता है। और अगर कंपनी के जो मजदूर होते हैं उन मजदूरों की जो मांग होती है, वो अपनी मांग के लिए जब वह धरना देते हैं तो उसे हड़ताल कहा जाता है। तो इस बारे में ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया पूरा अंक आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण का अर्थ लिखिए और इसके दो आयाम बताइए। तो पहले आप भूमंडलीकरण हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में लिखेंगे विश्व के देशों का व्यापार, संस्कृति, राजनीति का आदान प्रदान करना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। यानी कोई भी देश हो, उस देशों में अपनी व्यापार करना, संस्कृति एक अपनाना, राजनीति का आदान प्रदान होता है, उसे भूमंडलीकरण या फिर इसे वैश्वीकरण भी कहा जाता है। अगर पेपर में वैश्वीकरण पूछे तो भी यही आंसर आपका होगा। इसके बाद यहाँ पे इसके दो आयाम क्या हैं, दो आयाम मतलब दो स्रोत, दो साधन क्या हैं, तो ये आर्थिक है, दूसरा सांस्कृतिक है, ठीक है। राजनीतिक भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन दो ही पूछा गया है तो दो ही यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अगला है कि कार्य अवस्था क्या है, लोगों के काम पाने के दो तरीके बताइए। तो यहाँ पे कार्य अवस्था के बारे में लिखेंगे, काम करने की स्थिति को कार्य अवस्था कहा जाता है। अब यहाँ पे इसके दो तरीके कौन कौन से हैं, तो शिक्षा के द्वारा आप काम पा सकते हैं, यानी आप कोई भी नौकरी पा सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण, यानी आपके अंदर कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, आपको कंप्यूटर चलाने आती है, आपको मशीन चलाने आती है, आपको टेक्निकल नॉलेज है, तो आपको जो है कार्य मिल सकता है, आप पैसा कमा सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि जनसंचार क्या है, वर्तमान में दो साधन और जो है दो आयाम बताना है। अब यहाँ पे जनसंचार के बारे में पहले आप लिखेंगे कि सूचना जो होती है, सूचना को जन यानी लोगों तक पहुँचाना जनसंचार कहलाता है। सिंपल परिभाषा है। अब इसके दो साधन हैं, तो टेलीविज़न के द्वारा अपनी बातों को पहुँचा दिया जाता है, इंटरनेट के द्वारा पहुँचाया जाता है, आज की डेट में सबसे बड़ा इंटरनेट है। फिर इसके बाद दो आयाम क्या हैं, तो सामाजिक और राजनीतिक, इसमें दो आयाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मास मीडिया क्या है, दैनिक जीवन में दो उपयोग बताइए। मास मीडिया के बारे में लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे मास मीडिया और लिखेंगे जनता तक सूचना पहुंचाने वाले माध्यम को मास मीडिया कहते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, समाचार देखना, ऑनलाइन पढ़ाई करना, ये दैनिक जीवन में इसके उपयोग होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न का, और शब्द सीमा यहाँ पे 50 दिया गया है। 6 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे, 21 से लेकर 26 तक यहाँ पे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि जनसांख्यिकी क्या है, जनसंख्या संबंधी किन्हीं दो सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं सिंपल सरल शब्दों में। जनसांख्यिकी और जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है। तो पहले आप जनसांख्यिकी के बारे में लिखेंगे। जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास का विश्लेषण किया जाता है। यानी पहला मेन फैक्ट पॉइंट ये है कि जनसांख्यिकी में हम जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास का अध्ययन करते हैं। अब इसके दो सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं, तो आइए जानते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। माल्थस का सिद्धांत इसमें पहला है, माल्थस का सिद्धांत। इसमें लिखेंगे इनके अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय दर से, यानी जैसे कि 2, 4, 8 ऐसे बढ़ती है, यानी हम इसे गुणात्मक भी कह सकते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, फिर 16 है, 32 है, 64 है, इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो खाद्य सामग्री है वो गणितीय दर से बढ़ती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बढ़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अगला है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। इसमें लिखेंगे यह बताता है कि समाज पिछड़ी अवस्था जैसे उच्च जन्म दर, मृत्यु दर व विकसित अवस्था निम्न जन्म दर और मृत्यु दर की ओर बढ़ता है। ये अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो उसकी जननांकीय संक्रमण के 3 अवस्थाएं हैं। ये 3 अवस्थाओं में देखा जाए तो ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है और ये तीसरी अवस्था यहाँ पे दिखाई जाती है। पहली अवस्था में क्या होता है, उच्च जन्म दर और यहाँ पे उच्च मृत्यु दर देखने को मिलता है। यहाँ पे उच्च जन्म दर है और एक उच्च रेखा होती है, उच्च मृत्यु दर होती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस प्रकार से जो ये रेखा है ये पहले अवस्था में उच्च होती है, दूसरे अवस्था में धीरे धीरे इसमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिलती है। ऐसे ग्राफ बनता है।
फिर इसके बाद जो यहाँ पे तीसरी अवस्था होती है, इसमें निम्न जन्म दर और जो मृत्यु होती है वो भी निम्न होती है। इस प्रकार से एक ग्राफ बनता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में, ठीक है। तो उसको ध्यान रखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि बाजार और इसके प्रकार के बारे में बताइए। बाजार क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसमें लिखेंगे समाज शास्त्र में बाजार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय, आर्थिक आदान प्रदान और के साथ सामाजिक अंतःक्रिया भी होती है। तो यहाँ पे जो बाजार होते हैं वो एक लाइन में लिख सकते हैं कि जहाँ पे वस्तु का क्रय विक्रय होता है वही बाजार कहलाता है। यहाँ पे बाजार के प्रकार में लिखेंगे, पहला है स्थानीय बाजार। सप्ताह में एक निश्चित दिन लगता है, जैसे कि कोई छोटा स्थान होता है वहाँ पे हर दिन या फिर सप्ताह में एक बार बाजार लगता है, जिसे हम स्थानीय बाजार के नाम से जानते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय व्यापार है। राष्ट्रीय व्यापार में इसमें आप लिख सकते हैं जो देश के अंदर व्यापार होते हैं उसे राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कह सकते हैं, बाजार कहें व्यापार कहें बात एक ही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या बाजार में लिखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा होता है, जैसे चीन से भारत या फिर भारत से जो है नेपाल, इस प्रकार से जो व्यापार होते हैं या बाजार होते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। आज की डेट में ऑनलाइन बाजार होता है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है ई कॉमर्स के द्वारा, से फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, ये सब जो है ऑनलाइन बाजार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट कि क्षेत्रवाद और इससे उत्पन्न होने वाले समस्याएं कौन कौन से हैं। तो पहले आप लिखेंगे क्षेत्रवाद क्या होता है। इसमें लिखेंगे अपने क्षेत्र, राज्य या भाषा के प्रति अत्यधिक निष्ठा रखना, प्रेम भावना रखना और उसे राष्ट्र से ऊपर मानना क्षेत्रवाद कहलाता है। इसकी 4 समस्याएं लिख सकते हैं कि देश की एकता और अखंडता को खतरा होता है। दूसरा पॉइंट, राज्यों के बीच संसाधन जैसे नदी को लेकर जल विवाद होता रहता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय पहचान के नाम पर हिंसा और आंदोलन भी होते रहते हैं। नेक्स्ट है संकुचित मानसिकता के कारण विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विषमता और इसके आधार क्या है। तो पहले आप सामाजिक विषमता हेडिंग डाल के लिखेंगे। इसमें जब समाज में कुछ लोगों के पास दूसरे की तुलना में अधिक धन, शक्ति या प्रतिष्ठा होती है तो उसे सामाजिक विषमता कहा जाता है। इसमें सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, सामाजिक विषमता में हमें ये देखने को मिलती है कि समाज में कुछ लोग उच्च होते हैं और कुछ लोग निम्न होते हैं, कुछ ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ ज़्यादा गरीब होते हैं। तो जो अंतर हमें देखने को मिलता है, इसी अंतर को सामाजिक विषमता कहा जाता है। अब इसके कुछ आधार हैं, 4 आधार यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है जाति। जाति सबसे बड़ा सामाजिक विषमता पैदा करता है। इसमें जन्म के आधार पे ऊंच नीच देखने को मिलती है। वर्ग, आर्थिक स्थिति के आधार पे जैसे कि अमीरी गरीबी के आधार पे हमें सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। लिंग, स्त्री पुरुष के बीच में सामाजिक अंतर भी देखने को मिलता है। धर्म, कई लोग धर्म के आधार पर भी भेदभाव करते रहते हैं, तो ये सामाजिक विषमता के आधार हो जाएंगे, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, पश्चिमीकरण के इसमें क्या प्रभाव है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सामाजिक परिवर्तन और इसके बारे में आपको लिखना है। पहले सामाजिक परिवर्तन के बारे में तो उसमें लिखेंगे समाज की संरचना, मूल्यों और व्यवहारों के तरीकों में होने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है, इसी बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अब पश्चिमीकरण का 4 प्रभाव आपको लिखना है। तो क्या प्रभाव है इसमें देखेंगे। पश्चिमीकरण का मतलब ये है कि जैसे मान लो भारत यहाँ पे है, ठीक है, मान लेते हैं भारत यहाँ पे है। अब पश्चिम में जो देश होंगे, जो पश्चिम में देश होंगे, जब पश्चिम वाले भारत में आए यहाँ पे तो भारत में अपने कुछ न कुछ संस्कृति, धर्म, अपनी कुछ चीज़ें छोड़कर गए हैं, तो इस प्रकार से कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसी को पश्चिमीकरण कहा जाता है। इसमें लिखेंगे जीवन शैली का बदलाव। जीवन शैली में बदलाव जैसे खान पान, फास्ट फूड वगैरह है, पहनावे में, ये सब जो है कहीं की बदलाव देखने को मिला है। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, अंधविश्वासों में कमी और तार्किक सोच का विकास हुआ है। तीसरा पॉइंट है पारिवारिक संरचना, संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार बनना, ये भी कहीं की प्रभाव दिखाई देता है। शिक्षा, आधुनिक और अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। तो ये पश्चिमीकरण के कुछ प्रभाव है जिसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था
की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पंचायती राज के भीतर समाज में 4 प्रभाव लिखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा के बारे में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे पंचायती राज व्यवस्था गांव में स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के माध्यम से प्रशासन चलाया जाता है। इसको छोटा सा डायग्राम में बना सकते हैं। यहाँ बॉक्स में आप लिख देंगे पंचायती राज व्यवस्था और इसके 3 स्तर हैं। ठीक है, इसके 3 स्तर हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला है ग्राम पंचायत। पहला जो होता है वो है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका यहाँ पे क्षेत्र पंचायत और तीसरा होता है यहाँ पे जिला पंचायत। तो इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय सरकार के अंतर्गत आती है। अब इसके समाज पर क्या प्रभाव है ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ग्रामीण लोकतंत्र मजबूत हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा, जनता की भागीदारी भी बढ़ी है, तीसरा पॉइंट। तीसरा में लिखेंगे ग्रामीण विकास को गति मिली है। चौथा है महिलाओं और जो कमज़ोर वर्ग के प्रतिनिधित्व हैं उनका भी उनको अधिकार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा 27 से लेकर 29 तक। 8 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे। जाति व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की 2 विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इनमें आए किन्हीं 2 परिवर्तन को लिखिए। तो इस प्रकार से 2+2+2+2 नंबर आपको मिलेगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा करके यहाँ पे दिया गया है कि परिवार का अर्थ और परिभाषा लिखिए। भारतीय समाज में परिवार के 2 प्रकारों का उल्लेख करते हुए किन्हीं 2 परिवर्तनों को लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन लंबे चौड़े आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं और कैसे उत्तर लिखेंगे ये भी जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आप देख लिए हैं कि जाति व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा लिखना है। तो पहले आप जाति व्यवस्था का अर्थ लिखेंगे, फिर इसके बाद परिभाषा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज को जन्म के आधार पर विभिन्न जातियों को विभाजित किया जाता है। जो बच्चा जिस जाति में जन्म ले लिया उसकी जाति उसके साथ जुड़ जाती है। तो इसके बाद आप यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में हर्बर्ट रिजले के अनुसार जाति एक बंद सामाजिक समूह है, इसमें सदस्य जन्म से ही प्रवेश पाता है। सिंपल परिभाषा इन्होंने लिखा है। अगला, इसमें अब जाति व्यवस्था की जो विशेषता है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि जन्म के आधार पर जाति निर्धारण हो जाती है। दूसरा है सामाजिक ऊंच नीच की और जो भेद भावना है वो भी देखने को मिलती है। अब इस जाति व्यवस्था में आए परिवर्तन के बारे में लिखेंगे। शिक्षा और लोकतंत्र के कारण जातिगत में भेदभाव में कमी देखने को मिली है। संविधान द्वारा समानता और आरक्षण की व्यवस्था भी जाति परिवर्तन हुए हैं। अगला, इसमें अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है इसका भी उत्तर देख लीजिए। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। भारतीय समाज परिवार के 2 प्रकार और उनमें आए 2 परिवर्तन को लिखना है। तो पहले आप परिवार का अर्थ लिखेंगे, फिर इसके बाद परिभाषा लिखेंगे। अर्थ में लिखेंगे परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें सदस्य आपस में रक्त, विवाह या गोद संबंध से जुड़े होते हैं, उसे परिवार कहा जाता है। परिभाषा में इसमें मैकाइबर के अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैकाइबर के अनुसार परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह होता है। ठीक है, एक लाइन की परिभाषा है। इसके बाद जो है परिवार के प्रकार में ले सकते हैं संयुक्त परिवार, एकल परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब ये होता है कि जब सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं, और वही भाई भाई जब अलग हो जाते हैं तो उसे एकल परिवार कहा जाता है। इसके बाद परिवर्तन क्या हुई, तो इसमें परिवर्तन में आप लिख सकते हैं कि संयुक्त परिवार एकल परिवार की ओर झुकाव बढ़ा है, महिलाओं में भूमिका में वृद्धि हुई है। ये परिवार में इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिला है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन की परियोजना का कार्य क्या है, इसके 2 उद्देश्य, 2 गुण और 2 दोष लिखिए। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप परियोजना के कार्य लिखेंगे तो 2 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा, फिर इसके 2 उद्देश्य 2 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा, 2 गुण 2 अंक आपको यहाँ पे, 2 दोष 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे नंबर जो है ऐसे डिवाइड करके देगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी डाल के परियोजना कार्य लिखेंगे, जैसे पूछा गया है वैसे लिखिए। पहले यहाँ परियोजना कार्य, फिर इसके उद्देश्य, फिर गुण, फिर दोष लिखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, इसमें परियोजना कार्य वह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी किसी विषय पर स्वयं अध्ययन, शोध और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, उसे परियोजना कार्य कहा जाता है।
अब यहाँ पे परियोजना के उद्देश्य लिखेंगे तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखने में 2 नंबर मिलेगा। इसमें व्यवहारिक ज्ञान देना, आत्मनिर्भर विकसित करना, ये हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके गुण कौन कौन से हैं तो यहाँ पे देखेंगे, रुचि व रचनात्मक में वृद्धि होती है, जो सीखना अस्थायी हो जाता है, ठीक है। अब इसके दोष क्या हैं, समय अधिक लगता है, सभी विषयों में उपयुक्त जो है ये नहीं काम करता है। इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं इसके दोष। अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है देखिए, साक्षात्कार का अर्थ और परिभाषा लिखिए, साक्षात्कार के प्रविधि के 2 गुण और 2 दोष लिखिए। तो पहले साक्षात्कार का अर्थ लिखेंगे, साक्षात्कार में प्रश्न पूछकर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है जिसे साक्षात्कार कहा जाता है। इंटरव्यू जिसे कहते हैं उसी को साक्षात्कार कहा जाता है। अब परिभाषा में देखिए, पीबी यंग के अनुसार साक्षात्कार प्रश्न उत्तर की सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर मिलता है। इसमें सामाजिक गुण हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, गहन जानकारी मिल जाती है, जो उत्तर होते हैं वो स्पष्ट रूप में मिल जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें दोष कुछ हैं तो दोष में लिखेंगे, समय और अधिक धन लगता है, पक्षपात की संभावना भी इसमें रहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जाति आधारित आंदोलन का परिचय दीजिए। इसके 2 प्रकार, 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक परिणाम भी लिखिए। तो पहले आप यहाँ पे जाति आधारित आंदोलन के बारे में लिखेंगे। जाति आधारित आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जो किसी जाति विशेष के अधिकार, सम्मान व समानता के लिए किए जाते हैं, उसे जाति आधारित आंदोलन कहा जाता है। अब इसके कुछ प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, जैसे उच्च जाति आंदोलन, निम्न या फिर पिछड़ा वर्ग आंदोलन, कुछ प्रकार से आंदोलन किए जाते हैं। इसके सकारात्मक कुछ परिणाम निकले हैं तो परिणाम में इसमें लिख सकते हैं, सामाजिक जागरूकता बढ़ी है, अधिकारों की भी प्राप्ति हुई है। आगे है नकारात्मक भी कुछ इसमें देखने को मिलते हैं, सामाजिक विभाजन हुआ है, राष्ट्रीय एकता को भी खतरा होता है। अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है इसे भी देख लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। पर्यावरणीय आंदोलन का परिचय दीजिए। इसके 2 प्रकार, 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक परिणाम लिखिए। अब आपको बताना है पर्यावरण आंदोलन के बारे में। इसमें लिखेंगे, पर्यावरण आंदोलन प्रकृति, वन, जल या पर्यावरण की रक्षा के लिए किया जाता है जिसे पर्यावरण आंदोलन कहा जाता है। अब इसके क्या प्रकार हैं तो प्रकार में ले सकते हैं, जैसे वन संरक्षण आंदोलन, जल संरक्षण आंदोलन, इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला है इसका कुछ सकारात्मक परिणाम है, पर्यावरण संरक्षण होता है, जन जागरूकता बढ़ती है। इसके बाद यहाँ पे नकारात्मक परिणाम में लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे कि विकास कार्यों में बाधा होती है, आर्थिक नुकसान भी इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने इस मॉडल पेपर के जरिए कराने की पूरी कोशिश की है। सिंपल आसान शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं। आगे आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी एक बार ज़रूर आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।